इंडो पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडो पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन सी इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ऑप्शन डी इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा? तो इंडो पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। आगे इसका डिस्कशन में देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इंडेक्स मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्री इन अडॉप्टिंग द पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। द इंडेक्स 11 रैंक्स कंट्रीज ऑफ एशिया का 11 कंट्री को रैंक किया, जिसमें भारत नीचे से सेकंड स्थान, मतलब 10वां स्थान, ठीक है। 10वां स्थान पर रहा भारत, ठीक। फर्स्ट रैंक कौन गेन किया, कौन पाया? तो सिंगापुर, एंड सेकंड रैंक ताइवान, ठीक है। इट मेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 27 डिफरेंट इंडिकेटर्स पर्सनलाइज्ड द हेल्थ केयर ऑफ 4 कैटेगरी वाइटल साइन। वन फर्स्ट में है पॉलिसी कंटेक्स्ट, सेकंड में है हेल्थ इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज द पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ इज द हेल्थ सर्विस, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Which of the following statement is correct about the Stardust 1.0? ठीक है, 1.0 कह सकते हैं, ठीक है। It is 1.0. It is the first commercial space launch powered by biofuel, ठीक है। स्टारडस्ट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो इट इज द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल, ठीक है। एंड इट्स पेलोड हैव द फर्स्ट सैटेलाइट सिस्टम टू रिमोट स्पेस डेब्रीज को हटाने के लिए है, ठीक है। इट इज द मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्पेस एक्स, या तो इट कैरी मैक्सिमम पेलोड ऑफ द 10 kg, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन 32 का, तो 32 का ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। ये बायोफ्यूल के द्वारा इसके पावर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है, देखिए कहां कहां पर गलत है। तो ये तो टोटली गलत है कि ये स्पेस डेब्री को हटाने के लिए है, स्पेस डेब्री हटाने के लिए नहीं है, ये तो सीधे सीधे गलत है। और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है ये ब्लू शिफ्ट मैन्युफैक्चर, रॉकेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्लू शिफ्ट aerospace company based in the marine that developing the rockets that powered by biofuel के द्वारा, ठीक है। और रॉकेट इज 20 फीट का है रॉकेट, एंड हैज द मास रफली 250 kg, ठीक है, 250 kg, एंड रॉकेट कैन कैरी मैक्सिमम पेलोड ऑफ maximum carry 8 kg during its first launch carried 3 payloads and what is the biofuel के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कि ये देखिए ब्लू शिफ्ट के द्वारा होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ब्लू शिफ्ट होगा यहाँ पर, BLE ब्लू शिफ्ट, SHIFT शिफ्ट होगा। और इस तरह से बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल क्या है? एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर से जो आता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेज, वीक एंड इवन मंथ्स, इज कंसिडर्ड द बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस इन नेचर, तीनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। सॉलिड कौन सा होता है? आप देख लेते हैं। सॉलिड का एग्जांपल है सॉलिड वुड है, ड्राई प्लांट मटेरियल एंड मैन्योर है, ठीक है। और लिक्विड कौन सा है कि बायोएथेनॉल और बायोडीजल, ठीक है। और गैसेस की बायोगैस, ठीक है। अब कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल कितने तीन कैटेगरी के होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन biofuel are made from the sugar starch and vegetables oil or the animal fats using the conventional टेक्नोलॉजी जो यूज करता है, ठीक है, ये याद रखना है, ये बात है। अ कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इंक्लूड द
बायो एल्कोहल्स, बायोडीजल्स, वेजिटेबल्स ऑयल एंड बायो ईथर एंड बायोगैस। ये सब सारा फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन का कौन सा है, तो सेकेंड जनरेशन का देख लेते हैं कि दीज आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स से ये कंसेप्ट याद रखना है, नॉन फूड सच एज द सेलेसियोलिस बायोफ्यूल, ठीक है, सेल के जैसा बायोफ्यूल होता है, एंड द वेस्ट बायोमास, ठीक है, द स्टॉक ऑफ द व्हीट एंड कॉर्न, corn or wood. Example include advanced biofuel like the biohydrogen and bioethanol, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन कौन सा है, थर्ड जनरेशन दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वही थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है, ठीक है। अब इसी को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में कंसेप्ट मेन रूप से जरूरी होता है कि कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है, इंडिया का रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और इसमें रैंक है भारत का 86वां रैंक है, ठीक है, बहुत बुरा रैंक है। आगे देखिए, इज रिलीज बाय, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और इंडिया स्कोर A14, ठीक है। इंडिया किसके किसके साथ आता है, तो बुर्किना फासो, मोरक्को, तिमोर लेस्टे एंड त्रिनिदाद एंड टबेगो एंड तुर्की, ठीक है। ये बस आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका केवल रिवीजन कर रहे हैं। और टॉप कंट्री कौन सा है, न्यूजीलैंड, इसलिए टॉप कंट्री न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क जॉइंटली सेक्योर द फर्स्ट पोजीशन विथ अ स्कोर ऑफ 88, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर था, इसलिए आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो कोलोन्गी, वियना एंड क्या है, जेनेवा है, ऑप्शन सी में जेनेवा है, एंड ऑप्शन डी इज ब्रुसेल्स। तो कहां पर लोकेटेड है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड, ब्रुसेल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका डिस्कशन है, यही पर है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन, कब, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल is an independent intergovernmental body whose mission is to enhance the effectiveness and efficiency of custom administrations. At present it represents the कितना 183 customs organization across the globe collectively process approximately 98% of the world trade, इसको ये कवर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया बिकम द वाइस चेयर रीजनली, इसलिए ये करंट अफेयर में आया है, एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द जुलाई 18 से 2020 तक ये रहा था, ठीक है। द WCO इज डिवाइडेड इट्स मेंबरशिप इनटू द 6 रीजन्स में डिवाइड करता है, और it is only international organization with competence in the customs matters and which can rightly called itself the voice of the international customs community international. It has its headquarter कहां पर है, तो ब्रुसेल्स में है, इसी को पूछे थे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, यही पर है कि सम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस अंडर द WCO, इसके द्वारा सेफ फ्रेमवर्क याद रखना है, स्टैंडर्ड टू सिक्योर the facility of global trade safe, ठीक है। the international convention on harmonized commodity descriptions and coding system HS convention इसी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए आगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन on the simplifications of harmonization of custom procedures revised Kyoto conventions RKC, ठीक है। परपोजेस क्या है, इस तरह से द WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सर्टेनली प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल accompanying goods by the establishing
clear, precise standards is example. WCO safe framework, ठीक है, of standards to secure the facility to of global trade. India has become the vice chair, डबल के लिखा गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन लोई इंस्टीट्यूट कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स, कितना रैंक था? इसका भी रैंक है वही 86 है, 86 ही है, ठीक है, इसका आंसर 86 ही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं डिस्कशंस। लोई इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस जो यदि ये कोई इंडेक्स जारी करता है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अथी है, इंस्टीट्यूशन है। तो ये भारत 86 रैंक लाया था, कितना 98 कंट्री में, समझिए इसमें भी बुरा हाल है, किसमें? कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भी, ठीक है। न्यूजीलैंड टॉप किया, वियतनाम उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द पंख अभियान, पंख अभियान कौन लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज बिहार। पंख अभियान कौन लॉन्च किया है? पंख अभियान लॉन्च किया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑन जनवरी 2021 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द न्यू स्कीम पंख अभियान a year long program, ठीक है, स्कीम हैज लॉन्च्ड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं पंख का फुल फॉर्म क्या होता है। पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स एंड एन से न्यूट्रिशन एंड के से नॉलेज एंड हेल्थ से एच से हेल्थ। द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 2008, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 137, which of the following statement is correct about the International Atomic Energy Agency। देखिए यहाँ पर एकदम गौर करना है, दो सवाल इसी से रिलेटेड आता है, एक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और एक रहेगा ई नहीं रहेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, तो ऑप्शन ए में है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, ठीक है, 1974 में ये लॉन्च किया गया। और दूसरा ऑप्शन है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस इन फ्रांस, ठीक है। और ऑप्शन सी में है कि इंडिया बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IAEA, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन मार्च 2007, ठीक है। और चौथा ऑप्शन में इन 2005 इट वाज अवॉर्डेड इन द नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से सिंपल बात है कि इनमें से ऑप्शन सही होगा ये केवल ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा केवल। और बाकी बात जो भी बातें हैं लिखा हुआ वो सारा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, और इससे कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है कि इन द ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैव एग्रीड द टेम्पोररी मेजर्स ऑफशोर ईरान डिसीजंस रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू इंस्पेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2020 में ईरान पार्लियामेंट पास द लॉ डिमांडिंग ए सस्पेंशन ऑफ सम इंसेप्शंस ऑफ इन दिसंबर 2020 ईरान पार्लियामेंट पास द लॉ डिमांडिंग ए सस्पेंशन ऑफ सम इंस्पेक्शंस ऑफ यूएसए के जो इंस्पेक्शन था उसको सस्पेंड करने के ये डिमांड किया था, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में लिखा है वाइडली नोन एज द एटम पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, नेमली जिसका नाम है IAEA इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन ऑफ द इन द न्यूक्लियर फील्ड, ठीक है। इसका स्थापना कैसे हुआ? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में
लेकिन वहां क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 1974, तो ये गलत है। यहीं से ये देखिए, यहीं से ये गलत है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यहाँ पर लिखा गया है पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसका हेडक्वार्टर है वियना, वियना में, ऑस्ट्रिया में जो है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से वो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके जगह पर होगा वियना, ठीक है, वियना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए वियना ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि उसको कैसे गलत है, उसको देख लेते हैं पहले। हाँ, तो इंडिया बिकम द एसोसिएट मेंबर ऑफ IAEA, IAEA का एसोसिएट मेंबर कब बना, तो मार्च 2007 में। तो ये इसके बारे में नहीं है, ये मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बारे में देखिए, हाँ 2005 में ये नोबेल पीस प्राइज जीता था, ठीक है। कौन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसलिए केवल यही एक ऑप्शन जो ऑप्शन डी में था वही केवल सही होगा, बाकी बात सभी गलत है, ठीक है। अब देखिए 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक डील हुआ था, ठीक है। एक डील हुआ था किसके किसके, P5+1, P5 में यूएनएससी के 5 मेंबर होगा, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, मतलब जिसमें है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ठीक है। एंड जर्मनी उसमें परमानेंट मेंबर नहीं है, ये एक्स्ट्रा था। और एक इधर से थे ईरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के बारे में वही, ईरान और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर का राइवलरी है वो इसमें आगे उसी के बारे में घटना है। तो ईरान विल स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉलंटरी मेजर्स, envisaged in 2050 न्यूक्लियर डील कब से, तो 2021 23 फरवरी, मतलब 23 फरवरी 2021 से ये मतलब स्टॉप कर दिया इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और हाउएवर ईरान विल कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट फुली एंड विदाउट लिमिटेशंस इट्स comprehensive safeguard agreement with इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी के बारे में दिया गया है पूरे डिटेल से, तो आप इसमें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी को यही जो डील है उसी का एक नाम दिया गया है जकपाओ, ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। इसी को इसका एक और नाम है ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक। The agreement allowed Iran to accumulate a small amount, कितना small amount में यूरेनियम accumulate कर सकता है for research, but it banned, किसके लिए बैन करता है, प्रतिबंधित करता है, enrichment of uranium which is used to make reactor fuel and nuclear weapon, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 का है क्वेश्चन, which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, इसमें भी कंफ्यूजन देखिए, यही दोनों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए दोनों सवाल एकदम एक के बाद एक दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन ए में है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, क्या ये इसकी स्थापना 1957 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। एंड इंडिया बिकम द एसोसिएट मेंबर ऑफ IAEA, माना यहाँ पर ये होता, ये नहीं होता, ठीक है, मिसप्रिंट है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इन मार्च 2017, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये गलत होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर होगा 1974 और यहाँ वियना नहीं होगा, इसका अथी है पेरिस, ठीक है। देख लेते हैं अब यही ऑप्शन सही है,
क्योंकि इंडिया बिकम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर, और इसी साल अक्टूबर में भारत को फुल मेंबर देने के लिए इनवाइट किया गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये केवल गलत है, ये नहीं होगा, बाकी बात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज इनवाइटेड इंडिया वर्ल्ड थर्ड एनर्जी कंज्यूमर, ठीक है, टू बिकम द फुल टाइम मेंबर के लिए इनवाइट किया गया। कब? अक्टूबर माह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is autonomous intergovernmental organ established in कब? 1974 in Paris, France में। ठीक है, it mainly focuses on the its energy policy, ठीक है, ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ठीक है, तो वो ऑप्शन डी जो था यहाँ पर वो गलत होगा। ठीक है, वो था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का थी एम। ठीक है, इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल। देखिए इसमें एक चीज याद रखना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इसमें शामिल है, इस पर याद रखना है। दीज पॉलिसीज आर नोन एज द 3E ऑफ, देखिए 3E क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला ई, दूसरा ई है एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा ई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, 3 ई है ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ ऑयल क्राइसिस। जब ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 टू 74 में, टू हेल्प इट्स मेंबर रिस्पॉन्स द मेजर डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया था उस समय, उसी के काउंटर में ये स्थापना किया गया था, जस्ट उसी साल 1974 में। ठीक है, इंडिया बिकम इट्स एसोसिएट मेंबर मार्च 2017। ठीक है, अब देखिए आगे क्या। मिशन इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्री एंड बियॉन्ड, सभी के लिए। ठीक है, मेजर रिपोर्ट्स, इसके द्वारा जो मेजर रिपोर्ट जारी किया जाता है वो देखिए इतना है, ये हर जगह वर्ल्ड, फिर से देख लीजिए क्योंकि बार बार देखने से याद हो जाएगा आपको। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एंड इंडिया एनर्जी आउटलुक। इस नीति आयोग यदि दे देगा ऑप्शन में तो ये नहीं देख लेना है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये जारी करता है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने, भारतीय राज्य ने जारी लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज द मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज बिहार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो इनमें से सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एंड इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप। क्या? उद्यम सारथी ऐप ऑन ओकेजन ऑफ 71st फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। इसका 71st फाउंडेशन डे था इसका, उत्तर प्रदेश का, इन जनवरी 24th जनवरी 2021। ठीक है, द ऐप विल इनेबल टू यूथ के लिए है। ठीक है, टू गेट एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है एंड जॉब इंडस्ट्री अक्रॉस द स्टेट। पूरे राज्य में क्या कहां पर मतलब जॉब से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इंडस्ट्री से जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो इससे प्राप्त कर सकता है। ये कौन सा है? ऐप का नाम क्या है? तो देख लीजिए, उद्यम सारथी ऐप। ठीक है, उद्यम सारथी ऐप। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्यम सारथी ऐप will comprises a varied range of data regarding the business opportunity in the different department and sectors including the state and center। स्टेट भी है, सेंटर भी है, ये गौर करना है। and anywhere at any time। ठीक है, it has been launched under the one district one product। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है उसी के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि 140 नंबर में क्वेश्चन है कि द स्टार्ट प्रोजेक्ट के बारे में अभी जस्ट कुछ सवाल पहले पढ़े थे। स्टार्ट प्रोजेक्ट वुड बी इंप्लीमेंटेड अंडर द, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टार्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, या तो किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप लोग यदि याद होगा जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एडेड, इनके सहायता प्राप्त strengthening teaching learning and result for स्टार्ट्स प्रोजेक्ट इसी का शॉर्ट नाम है, विथ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 5,718 करोड़ विथ द फाइनेंशियल सपोर्ट, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना मिला, 3,700 करोड़, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसका, तो की पॉइंट है स्टार्ट प्रोजेक्ट वुड बी implemented as a new centrally sponsored scheme under the Department of School and Literacy and Ministry of Education, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम फोकस, इसका एम और फोकस क्या है, these are the aligned with the objective of national education policy 2020 and quality based learning outcomes इसका मेन फोकस होगा। strengthening the government managed school, strengthening the government managed school education system that the primary cater to educational needs of girls and students from the marginalized group, ठीक है। focus on initiatives of PM ई-विद्या एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ठीक है। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज पर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आगे देखते हैं की एरिया इसका क्या होगा, की एरिया होगा एसेट एंड रिटेंशन एंड राइट टू एजुकेशन इन entitlements and quality intervention and teacher education and training and gender and equity में न्याय संगतता होता है, ठीक है, and inclusive education and upgradation of the learning environment, ठीक है। आगे देख